साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो ये जो आंसर राइटिंग है ये जीएस प्रश्न पत्र के लिए है और यह जो प्रश्न हम लोग देखेंगे यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पहले टेस्ट सीरीज कराई जा चुकी है उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये जो प्रश्न है ये आपके पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न हैं जो कि आपके जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है उस पर भी टिप्पणी करना है। तो इसके लिए जो आंसर लिखने के लिए जो अप्रोच है वो ये है पहले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी प्रत्याभूत 6 स्वतंत्रताएं हैं उन 6 स्वतंत्रताओं का संक्षेप में उल्लेख करना है। फिर चर्चा करनी है कि किस प्रकार संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका उत्तर देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं की गारंटी प्रदान करता है। आप अपने हिसाब से इसमें जो है डायग्राम भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो 6 स्वतंत्रता हैं इनको आप डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो आपके आंसर में जो है एक डायग्राम भी हो जाएगा। तो देखिए, पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा संगम या संघ या सहकारी समितियों को बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, और छठा है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये जो 6 स्वतंत्रता हैं ये असीमित नहीं है, इस पे कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसी की चर्चा आगे देखेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का जो कार्य है, तो देखिए उद्देश्य का या मूल अधिकारों द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताएं जो हैं असीम ना होकर सीमित हैं। यदि इन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्रता जो है समाज में अराजकता, नस्ल भेद और समाज विरोधी गतिविधियों की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसलिए संविधान में कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए इस अधिकार के उपयोग पर युक्त निर्बंधन आरोपित करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यापक सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है। जैसे पहला पॉइंट है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, शिष्टाचार और नैतिकता तथा अपराध में संलिप्तता के आधार पर युक्त निर्बंधन आरोपित कर सकता है। दूसरा पॉइंट, राज्य 2 आधारों पर सभाओं के आयोजन संबंधी अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। अर्थात पहला है भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा दूसरा लोक व्यवस्था सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात प्रबंधन। ये 2 ऐसे आधार हैं जिन पर आपके सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ निर्दिष्ट आधारों पर आईपीसी की धारा 141 के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर संघ की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है सर्वत्र आबाद संचरण और निवास की स्वतंत्रता जो है वो आम लोगों के हितों और किसी भी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और हितों के अधीन है। आम लोगों के हितों कैसे? देखिए, उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि वेश्याओं के संचरण की स्वतंत्रता को लोक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। वहीं जनजातियों के मामले में जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति की सुरक्षा के लिए भी जो है वहाँ पर आबाद संचरण को प्रतिबंधित और निवास को प्रतिबंधित किया जा सकता है। वृत्ति की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता को कुछ निश्चित प्रकार के व्यवसाय के लिए लाइसेंसिंग, पेशेवर या तकनीकी योग्यताओं का निर्धारण आदि के माध्यम से आम लोगों के हितों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनैतिक एवं जोखिमपूर्ण वृत्ति, पेशे या व्यवसाय या व्यापार इस अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के निष्कर्ष रूप में हम यही कहेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के मध्य एक बेहतर संतुलन के परिणाम स्वरूप एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसमें नागरिक देश की सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में पूर्णतः और प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में महंगी और समय साध्य वाद प्रक्रिया के आलोक में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र अर्थात अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इसे ADR शॉर्ट में कहते हैं के महत्व को या महत्व के उदाहरणों से चर्चा कीजिए। तो इसके लिए जो अप्रोच हमको अपनाना है वो है, पहले भारत में महंगी और समय साध्य वाद प्रक्रिया का संक्षिप्त पर चर्चा करनी है या उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। दूसरा, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र ADR को परिभाषित करना है और इसके महत्व का वर्णन करना है। तो उत्तर प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भारत में महंगी और समय साध्य वाद प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा टिप्पणी देखेंगे। भारत में वाद प्रक्रिया वर्तमान में उच्च लागत और विलंबता जैसी समस्याओं से ग्रसित है। इसके लिए कई सारे कारण उत्तरदायी हैं। इसके अंतर्गत कई सारे कारणों को लिख सकते हैं और इन कारणों को आप डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। जैसे इसके लिए न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात का कम होना, यह अंतराल न्यायालयों के रिक्त पदों पर भर्ती न होने के कारण और अधिक बढ़ जाती है और अधिक रहा है। दूसरा, अनेक अपरिहार्य कारण और अपील एवं पुनः विचार के कई चरण, जैसे कि लोअर कोर्ट से फिर जो है अपील अपर कोर्ट में की जाती है, तो इसमें कई सारे चरण लेयर होती हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय की जटिल तकनीकों के कारण वकीलों पर निर्भरता तथा न्यायालयों एवं वकीलों द्वारा उच्च शुल्क वसूल किया जाना आदि प्रक्रियागत विलंबता जैसे कारण इसके लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, वैकल्पिक विवाद समाधान की बात करें, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की भी यदि बात करें ADR की, तो वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया विवाद समाधान की पारंपरिक प्रक्रिया हेतु एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह वाद प्रक्रिया में शामिल पक्षों को सुलभ, उपयोगी, अनौपचारिक, स्वैच्छिक, त्वरित और आर्थिक रूप से वहनीय न्याय उपलब्ध कराती है। तो इन पॉइंट को आप बता सकते हैं, सुलभ, उपयोगी, अनौपचारिक, स्वैच्छिक, त्वरित और आर्थिक रूप से वहनीय न्याय। भारत में ADR तंत्र के अंतर्गत अन्य साधनों के साथ साथ, जैसे इसके उदाहरणों के तौर पे आप बता सकते हैं, पंचाट, मध्यस्थता या सुलह, लोक अदालत और उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली, ये सभी जो है ADR तंत्र के अंतर्गत शामिल हैं। अब ADR तंत्र के महत्व की बात करते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की। तो पहला है, यह त्वरित न्याय की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले अंतिम निर्णय पर इसमें शामिल पक्षों की परस्पर सहमति होती है। इसके परिणाम स्वरूप किए गए निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन होता है। जब सब लोग सहमत हो गए हैं तो क्रियान्वयन त्वरित हो जाएगा। दूसरा, वैवाहिक और पारिवारिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान में मध्यस्थता द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तीसरा, अधिकांश ADR प्रक्रियाएं एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। ये वाद प्रक्रिया की सामान्य विधि की तुलना में अधिक सहयोगात्मक और कम प्रतिस्पर्धी होती हैं। चौथा, यह परामर्श या मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से न्याय को अधिक सुलभ बनाता है। आपका पांचवा है, ADR के अंतर्गत कार्रवाई का स्वरूप अनौपचारिक होता है और वकील को नियुक्त करने से न्यायालय की विधिक औपचारिकताओं और जटिलताओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। सरकारी विभागों और एजेंसियों के मध्य विवादों को वाद प्रक्रिया के बजाय न्यायालय की मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है, तब भी जब कोई मामला न्यायालय के समक्ष लंबित हो। ADR प्रक्रिया जो है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रक्रिया, न्यायालयीय कार्रवाई की महंगी और लंबी प्रक्रिया की तुलना में प्रायः कम तनावपूर्ण होती है। अधिकांश लोगों को ADR प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने में अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त हुई है। जैसा कि मलिमत समिति, तो ये समिति का नाम याद रखिएगा, जैसा कि मलिमत समिति द्वारा कहा गया था कि ADR न्यायालयीय कार्रवाई में विलंब और भीड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विकासशील देशों में ADR तंत्र को शामिल किया जा रहा है। भारत में ADR का अंगीकरण एवं इसे लोकप्रिय बनाना भारत में सभी के लिए न्याय प्राप्त करने के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख कदम सिद्ध होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ को सृजित किया है? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ को सृजित किया है, व्याख्या करना है। इसके लिए जो हमें अप्रोच अपनाना है उसके लिए क्या करेंगे, पहले भारतीय संविधान में परिसंघ की मूल विशेषताएं हैं उन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे जो बताएंगे कि हमारा संविधान परिसंघात्मक है। दूसरा, भारतीय संविधान की उन प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है जो इसे एक संघीय राज्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तीसरा काम, भारत को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ के रूप में वर्णित किए जाने हेतु उत्तरदायी कारणों का भी उल्लेख करना है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिसंघ की मूल विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी देखेंगे। हमारे संविधान के निर्माण के बाद से ही इस वाद विवाद ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि क्या भारत में संघीय संविधान है या संघीय सरकार है, संघीय संविधान है या संघीय सरकार है। भारत में संघवाद को संविधान का एक आधारभूत ढांचा माना जाता है। हालांकि यह शब्द जो है, फेडरलिज्म जो शब्द है, इस शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो इसे एक संघीय राज्य के समान बनाती हैं वो कौन सी हैं? तो संघीय राज्य की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। पहला है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ये जो इसकी विशेषताएं हैं इनको भी आप डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। लिखित संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को सुनिश्चित करता है। दूसरा, अनम्य संविधान। केंद्र राज्य संबंधों के विषय में संविधान के सभी प्रावधानों को केवल राज्य विधानसभाओं और संसद की संयुक्त कार्रवाई द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है, मतलब ये अनम्य कठोर संविधान है। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची प्रशासन के विषयों को संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजित करती है। चौथा पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करता है या इसके नेतृत्व में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करता है। पांचवां, द्विसदनीय विधानमंडल। देखिए, द्विसदनीय प्रणाली को एक परिसंघ प्रणाली में आवश्यक माना जाता है क्योंकि इसमें केवल उच्च सदन के पास यह निर्धारित करने की शक्ति होती है कि विभिन्न इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। अगला है छठा पॉइंट, दोहरी शासन व्यवस्था। एक संघीय राज्य में 2 सरकारें विद्यमान होती हैं, एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरी राज्य स्तर पर। किंतु भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं जिनके संदर्भ में यह तर्क दिया जा सकता है कि भारतीय संविधान ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ का सृजन किया है। अब उन विशेषताओं को यहाँ पे देखेंगे जो इसके एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। पहला है सशक्त केंद्र। पहला है आपका सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है जो संघीय दृष्टिकोण से काफ़ी अनुचित है। उदाहरण के लिए संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत अधिक विषय शामिल हैं। दूसरा, विशेष शक्तियाँ। संसद कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। तीसरा, आपातकालीन उपबंध। आपातकाल के दौरान संविधान में किसी भी औपचारिक संशोधन के बिना संघीय तंत्र एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। चौथा, राज्य अविनाशी नहीं है। भारत में राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद एक पक्षीय कार्रवाई द्वारा किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तित कर सकती है। पांचवा, राज्यपालों की भूमिका। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें राज्यों से परामर्श नहीं लिया जाता है और उसके कार्यों को राज्य सरकार की कार्यप्रणाली में केंद्र द्वारा हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। छठा है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों का संकेंद्रण संघ में निहित होता है क्योंकि अधिक राज्यों से सृजित करने वाली जो मदें हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण अधीन होती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान और ऋण अपने विवेकानुसार ही प्रदान किया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह सत्य है कि संघ को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां सौंपी गई हैं, किंतु यह प्रश्न केवल मात्रात्मक भिन्नता को प्रदर्शित करता है, न कि गुणात्मक भिन्नता को, क्योंकि परिसंघ की सभी मूलभूत विशेषताएं भारतीय संविधान में विद्यमान हैं। केशी वैद, इस तरह के नाम भी आप याद रखिएगा, केशी वैद के अनुसार व्यवहार में भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो अर्धसंघीय है, किंतु इसका स्वरूप पूर्णतः संघीय नहीं है। यह एक आदर्श प्रकार का संघ है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय परिसंघ की प्रकृति विशिष्ट है, अर्थात यह एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला परिसंघ है और इसे देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण जो है वो व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है।
इसकी चर्चा करें। इसके लिए जो अप्रोच अपनाना है वो क्या है? उत्तर के आरंभ में हमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। फिर रेखांकित करना है कि सरकार और प्रशासन पर कुछ सीमा तक संसदीय नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है। तीसरा, उन विभिन्न तरीकों को स्पष्ट करना है जिनके माध्यम से भारतीय संसद जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। और पांचवा, जो चौथा पॉइंट हमें इसमें देखना है वो इनके अप्रभावी होने के पीछे निहित कुछ कारणों का हमें उल्लेख करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर को। सबसे पहले शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर टिप्पणी करना है। भारतीय संविधान द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना की गई है, जिसमें कार्यपालिका अपने कृत्यों और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कैबिनेट के सदस्यों का चयन विधायिका से किया जाता है। मंत्री सामान्यतः संसद के प्रति सामूहिक रूप से तथा विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। देखिए, संसद जो है किस प्रकार से नियंत्रण करती है कार्यपालिका पर, संसद जो है किस प्रकार से नियंत्रण करती है, तो संसद इस जो नियंत्रण की विधियां हैं इनको आप इसको डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। संसद कार्यपालिका पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, अल्पावधि की चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखती है। यह अपनी समितियों जैसे सरकारी आश्वासन संबंधी समितियां, अधीनस्थ विधान संबंधी समितियां इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है। अधिनियमित किए जाने वाले किसी भी कानून को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि प्रत्यायोजित या कार्यपालिका विधान संबंधी विषयों पर नियमों और विनियमों को परीक्षण के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। तो ये भी नियंत्रण की आवश्यकता है। अगला, कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद बजटीय नियंत्रण और बजट पश्चात नियंत्रण स्थापित करती है। बजटीय नियंत्रण और बजट पश्चात भी नियंत्रण स्थापित करती है। संसद के अनुमोदन के बिना कार्यपालिका ना तो किसी कर का आरोपण और संग्रहण कर सकती है, ना ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। संसद भी अपनी समितियों की सहायता से सरकारी व्यय और वित्तीय निष्पादन की जांच करती है। हालांकि वास्तविक रूप में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। इसके लिए कई सारे कारण उत्तरदायी हैं। पहला, देश का प्रशासन इतना विशाल एवं जटिल है कि संसद के पास ना तो इतना समय है और ना ही इसकी इतनी विशेषज्ञता कि वह प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। दूसरा, सांसद जो होते हैं वो सामान्यतः साधारण व्यक्ति होते हैं जिन्हें तकनीकी प्रकृति वाली अनुदान मांगों को बेहतर ढंग से समझने में कठिनाई होती है। तीसरा, बहुमत प्राप्त होने के कारण कार्यपालिका को विधायी नेतृत्व प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप यह नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अपनी प्रभावी आलोचनाओं की संभावनाओं को कम करती है। चौथा, जांच समितियों द्वारा सार्वजनिक व्यय हो जाने के पश्चात न कि पहले, ठीक है, उनका निरीक्षण किया जाता है। पांचवा, गिलोटिन के बढ़ते प्रचलन के कारण वित्तीय नियंत्रण की संभावना भी सीमित हो जाती है। छठा, प्रत्यायोजित विधान के विस्तार के परिणाम स्वरूप संसद की विधि निर्माण की शक्ति में कमी तथा अधिकारी वर्ग की शक्तियों में वृद्धि हुई है। आपका छठा है, सशक्त स्थिर और सिद्धांतवादी विपक्ष के अभाव ने प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की प्रभावशीलता को कम कर दिया है। देखिए, निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, क्योंकि संसदीय नियंत्रण जो है सामान्यतः विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारित साधारण एवं राजनीतिक प्रकृति का होता है। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में सरकार और प्रशासन पर विधायी नियंत्रण जो है वो व्यवहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है और यह नियंत्रण उतना प्रभावी नहीं जितना कि इसे होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया? साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीके के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों का भी उल्लेख कीजिए। इसके लिए जो अप्रोच अपनाना है हमें वो ये कि सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रस्तापित किया, उसके कारणों की बात करेंगे। दूसरा, राज्यपालों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के विरुद्ध किए जाने वाले तर्कों का उल्लेख करेंगे। इस संबंध में विभिन्न समितियों की अनुशंसाओं का वर्णन करेंगे और उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर को। देखिए, राज्यपाल भारत के किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है।
संविधान सभा में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि ब्रिटिश शासन के दौरान नियुक्त राज्यपाल करते थे। हालांकि प्रारंभ में संविधान सभा राज्यपाल के निर्वाचन की पद्धति और राज्य में इसकी भूमिका के संबंध में एकमत नहीं थी। अंततः संविधान सभा ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्राधिकारों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करेगा, यदि वह भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा तो, और वे राज्य स्तर पर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नहीं चाहते थे। साथ ही उनके द्वारा संसदीय कार्यकारी प्रणाली को अपनाया गया था, जिसमें राज्य और सरकार के प्रमुखों का निर्वाचन क्रमशः राज्य के प्रमुख का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि राष्ट्रपति केंद्र में और राज्य में राज्यपाल, और सरकार के प्रमुख जैसे कि केंद्र प्रधानमंत्री और यहाँ पर मुख्यमंत्री। तो जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता था। इसके अतिरिक्त चूंकि राज्यपाल भारतीय संघीय प्रणाली की योजना को प्रतिसंतुलित करने में एक अद्वितीय भूमिका निभाता, अतः इस प्रकार इस बात पर सहमति हुई कि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और पदच्युत किया जाएगा, जो राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत पद धारण करेगा। अब बात करते हैं राज्यपालों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, उनमें क्या शामिल है। पहला, अस्थिरता। देखिए, राज्यपालों की नियुक्ति और पदच्युत की प्रक्रिया को असंगत माना जाता है, क्योंकि केंद्र में सरकार के परिवर्तित हो जाने पर प्रायः उन्हें भी परिवर्तित कर दिया जाता है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद 2010, तो ये केस याद रखिएगा। बीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद 2010 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि राज्यपालों को मनमाने तरीके से पदच्युत या स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। सत्तारूढ़ दलों ने प्रायः निष्ठावान लोगों को प्रसन्न करने की, मतलब जो उनके पार्टी के निष्ठावान लोग होते हैं, लोगों को प्रसन्न करने हेतु राज्यपाल के पद का उपयोग किया है, और इस प्रकार यह राजनीतिज्ञों के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात निर्वाह का साधन बन गया है। तीसरा, संवैधानिक प्रावधानों को दुरुपयोग। ऐसे उदाहरण देखे गए हैं जब केंद्र सरकार के निर्देशों पर राज्यपालों ने राज्यों में मनमाने ढंग से अनुच्छेद 356 को लागू किया। उदाहरण के लिए 2016 में उत्तराखंड, 2018 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 356 का आरोपण किया गया। चौथा, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। राज्यपालों को राज्य सरकारों द्वारा केंद्र का प्रतिनिधि समझा जाता है, क्योंकि राज्य सरकारों को ऐसा प्रतीत होता है कि वे राज्यों के हितों के विपरीत केंद्र के हितों को पूरा करते हैं। पांचवा है विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत प्रदत्त राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का सीमित शक्ति होने के बावजूद दुरुपयोग किया गया है। 2016 में उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की विधानसभा सत्र आहूत करने संबंधी एक पक्षीय कार्रवाई को निरस्त किया और विधानसभा को असंवैधानिक घोषित करने का आदेश दिया था। निष्कर्ष रूप में यहाँ पर कुछ समितियों की बात कर लेते हैं। इस प्रकार नियुक्ति के वर्तमान स्वरूप के विरुद्ध तर्क विवेकाधीन निर्णय लेने और इस प्रक्रिया में राज्य की कार्यपालिका को शामिल न करने संबंधी मुद्दे पर केंद्रित है। इस संदर्भ में वेंकटचलैया और पुंछी आयोगों ने राज्यपालों के कार्यकाल की सुरक्षा और संविधान के अनुच्छेद 355 और 56 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों को सीमित करने हेतु तर्क दिया है। इसी प्रकार सरकारी आयोग द्वारा कहा गया था कि राज्यपालों को 5 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण करना चाहिए तथा उसे अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त पदच्युत नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 आपको आयोग, वेंकटचलैया, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग, इनकी चर्चा करनी है। राजनीतिज्ञों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाह के साधन के रूप में राज्यपाल पद का उपयोग करने के बजाय स्वच्छ छवि वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए, ऐसा सरकारी आयोग के तहत कहा गया। अनुशंसा की गई। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, इसलिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित वर्तमान स्वरूप से संबंधित मुद्दों का समाधान कर इस पद की अखंडता, इंटीग्रिटी को बनाए रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।